हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एसीएफ 2011 के एग्जाम के बारे में। देखिए, पेपर 1 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल प्लेन इज डिफाइंड एज अ प्लेन ऑन विच शियर स्ट्रेस इज। ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्सिमम, हाफ ऑफ द नॉर्मल, जीरो या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, जो प्रिंसिपल प्लेन होता है वहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है बाय डेफिनेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी इज। ऑप्शंस दिए गए हैं सिग्मा h इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा m इज इक्वल टू 0, ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का समेशन है वो 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्सेज का समेशन भी 0 होना चाहिए, ऑल द मोमेंट्स का समेशन भी 0 होना चाहिए। ये तीनों नेसेसरी कंडीशन है किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मटेरियल ओबेज हुक्स लॉ विद इन इट्स। ऑप्शंस दिए गए हैं इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर नन ऑफ अबव। देखिए, जो हुक्स लॉ है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक ही वैलिड होता है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil has bulk density 22 kN per mm square, water content 10%. The dry density of soil is। ऑप्शंस दिए गए हैं 18.6, 20, 22 या फिर 23.2 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें गामा m बल्क डेंसिटी दिया गया है और w परसेंटेज के अंदर हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि गामा d की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू ड्राई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 + w/100। देखिए, यहाँ पे जो w होता है उसको हम परसेंटेज के अंदर लिखते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर 10% दिया गया है। यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1, 1 + 0.1 इज इक्वल टू 1.1। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट करना है और हमें बल्क डेंसिटी दिया गया है, तो हम यहाँ फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय दिस। सो बल्क डेंसिटी की वैल्यू 22 दी गई है, उसको हम डिवाइड करेंगे 1.1 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ऑप्शंस दिए गए हैं 0.4, 0.6, 0.95 या फिर 1.2। देखिए, 1.2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, और ये 0.4 और 0.6 हैं, ये बहुत कम है क्योंकि डेंस सैंड की जो रिलेटिव डेंसिटी है ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर है वो ऑप्शन 3 होना चाहिए। 0.95 है जो रिलेटिव डेंसिटी रहती है किसी भी कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड की। Which of the following methods is most accurate for determination of the water content of soil sample? Options हमें दिए गए हैं ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड या फिर अल्कोहल मेथड या कैल्शियम कार्बाइड मेथड। जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है डेटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट वो होता है ओवन ड्राइंग मेथड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जो सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है वो होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a measure of particle size range? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं इफेक्टिव साइज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या फिर नन ऑफ अबव। देखिए, जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट होता है Cu, वो होता है मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शंस दिए गए वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। देखिए, जो पिक्नोमीटर है ये इन दोनों को मेजर करने के काम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At liquid limit, all soils have। ऑप्शंस दिए गए हैं सेम shear strength of small magnitude, सेम shear strength of large magnitude, डिफरेंट shear strength of small magnitude या फिर डिफरेंट shear strength of large magnitude। देखिए, जो लिक्विड लिमिट होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो सोइल होती है उसकी जो shear strength होती है वो बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड होता है उसका, और जो सारी की सारी सोइल होती है उन सबकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल shear strength होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सेम shear strength of small magnitude। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to IS classification, the range of silt side particle। ऑप्शंस हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 4.75 mm to 2 mm, 2 mm to 0.425 mm, 0.425 mm to 0.075 mm, 0.075 mm to 0.002 mm। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, 0.075 mm to 0.002 mm जो होती है वो सिल्ट का साइज होता है, जो सिल्ट की रेंज होती है। देखिए, जो ऑप्शन 1 दिया गया है वो होती है
कोर्स सैंड। ऑप्शन 2 के अंदर हमें जो दिया गया है वो उसको हम बोलते हैं मीडियम सैंड, और जो ऑप्शन 3 के अंदर हमें दिया गया है वो होती है फाइन सैंड की जो रेंज होती है। तो ये तीनों क्या है, सैंड की रेंज है। और ऑप्शन 4 के अंदर हमें सिल्ट के रेंज हमें दी गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेलियर ऑफ फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग इज ड्यू टू, ऑप्शन हमें देखे हैं विड्रॉवल ऑफ सब सॉइल मॉइस्चर, तो बिल्कुल करेक्ट है। अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, ये भी करेक्ट है। लेटरल एस्केप ऑफ स्पॉटिंग मटेरियल, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इफ, ऑप्शन हमें दिए गए हैं इट अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंजेज विद चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्वेल्स एक्सेसिवली व्हेन वेट, बिल्कुल करेक्ट है। श्रिंक्स एक्सेसिवली व्हेन ड्राई, ये भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज कॉल्ड, ऑप्शन हमें देखिए वाटर कंटेंट रेशियो, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है वी डिवाइडेड बाय वी, इसका रेशियो क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट लोड टू द सॉइल इज नोन एज, ऑप्शन हमें दी गई है सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ, फाउंडेशन या फिर बेसमेंट। देखिए जो लोड है स्ट्रक्चर से सॉइल के अंदर जो ट्रांसफर करता है वो होता है फाउंडेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल के लिए मोस्ट सुटेबल मेथड कौन सा रहेगा ड्रेनेज के लिए। ऑप्शन हमें दी गई है वेल पॉइंट सिस्टम, वैक्यूम मेथड, डीप वेल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। देखिए फाइन ग्रेन के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस मेथड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन सॉइल इज 2, ऑप्शन में दी गई है रिड्यूस बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, इंक्रीज बोथ एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी एंड पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, रिड्यूस एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी, या फिर इंक्रीज एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बट टू रिड्यूस पैसिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी। देखिए अगर कोई भी कोहेसिव सॉइल होती है तो उसके कोहेजन की वजह से एक्टिव अर्थ प्रेशर के अंदर जो है डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, और जो पैसिव अर्थ प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइम स्टेबिलाईजेशन इज वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग, ऑप्शन हमें दिए गए हैं सैंडी सॉइल, सिल्टी सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल या फिर प्लास्टिक क्ले सॉइल। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए हम जो जनरली पढ़ते हैं वो 4 टाइप के पढ़ते हैं, मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, लाइम स्टेबलाइजेशन, बिटुमिन स्टेबलाइजेशन या फिर सीमेंट स्टेबलाइजेशन। देखिए मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो वीक या पुअर सैंड के पार्टिकल होते हैं उसके अंदर हम गुड क्वालिटी के पार्टिकल या फिर डिफरेंट साइज के पार्टिकल को ऐड करके उसको प्रॉपरली हम मैकेनिकली मिक्स कर लेते हैं, जिससे क्या हमें वेल ग्रेडेड सॉइल मिल जाती है। लाइम स्टेबलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम जो मेनली यूज करते हैं वो करते हैं हाइड्रोलिक लाइम, उसका परसेंटेज हम 4 to 6% रखते हैं बाय वेट ऑफ दिस सॉइल। और जो लाइम स्टेबलाइजेशन है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं हाईली कंप्रेसिव सॉइल या फिर हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है जैसे क्ले या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके लिए हम लाइम स्टेबलाइजेशन यूज करते हैं, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है प्लास्टिक क्ले सॉइल। देखिए इसके अलावा हम जो बिटुमिन स्टेबलाइजेशन करते हैं वो हम करते हैं ग्रेनुलर सॉइल के लिए, जैसे कि सैंड हुई या फिर ग्रेवल हुआ। राजस्थान के अंदर जैसे डेजर्ट है तो उसके स्टेबलाइजेशन के लिए भी हम बिटुमिन स्टेबलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर जो टाइप का बिटुमिन यूज करते हैं वो रहता है कटबैक इमल्सन, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो सीमेंट स्टेबलाइजेशन है उसके अंदर हम नॉर्मली जो करते हैं वो ऑलमोस्ट सारी सॉइल्स के लिए करते हैं एक्सेप्ट जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होती है जैसे कि क्ले, तो उसके लिए हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन नहीं करते हैं। इसके अंदर हम नॉर्मली जो सीमेंट का परसेंटेज यूज करते हैं वो होता है 5%। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A soil having particles of nearly same size is known as, ऑप्शन हमें दी गई है वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड या फिर गैप ग्रेडेड। देखिए ये सारे पार्टिकल अगर सेम साइज के होंगे तो वो यूनिफॉर्म सैंड हो जाएगी, वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगी। देखिए अगर डिफरेंट पार्टिकल के साइज की अगर प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉइल के अंदर तो उसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The differential settlement in case of foundation on sandy soils should not exceed, ऑप्शन हमें दी गई 25 mm, 40 mm, 65 mm या फिर 100 mm। देखते हैं कि IS स्टैंडर्ड कोड क्या बोलता है। देखिए सैंड और क्ले के लिए डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। देखिए
मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट किसी भी सैंड के लिए रहता है 25 mm और क्ले के लिए होता है 40 mm। देखिए डिपेंड नहीं करता है कि आइसोलेटेड फुटिंग है या फिर राफ्ट फुटिंग है, इसका जो सेटलमेंट है मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट ये दोनों टाइप की फुटिंग के लिए सेम रहता है। सैंड के लिए 25 होगा, क्ले के लिए ये 40 mm होगा। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हमसे मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट के बारे में पूछें तो मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट सैंड के लिए 40 होता है और क्ले के लिए 65 होता है। ये होता है आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। और राफ्ट और मैट फुटिंग के लिए इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो जाती है। 40 से क्या हो जाता है, 40 to 65 हो जाता है, 65 से 65 to 100 mm हो जाता है। तो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि सैंडी सॉइल के लिए आप बताएं, तो सैंडी सॉइल के लिए रहता है 25 mm। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्ट इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल विद स्पेस प्लास्टिसिटी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जो सिल्ट की प्लास्टिसिटी होती है वो क्या होती है। ऑप्शंस दिए गए लिटिल, मीडियम, सब्सटेंशियल या फिर हाई। देखिए सिल्ट जो होता है वो लिटिल प्लास्टिसिटी का सॉइल होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल फ्लूइड इज, ऑप्शंस दिए गए वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, वेरी विस्कस या फिर फ्रिक्शनलेस एंड कंप्रेसिबल। देखिए आइडियल फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शनलेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन में देखिए इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो सरफेस टेंशन होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन कम होता है, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्टिजियन एक्वीफर इज द वन वेयर, ऑप्शन में देखिए वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, water is under pressure between two impervious strata, water table serves as upper surface of zone of saturation, none of above। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिजियन एक्वीफर होता क्या है। देखिए अगर यहाँ पे दो impervious लेयर होती है और यहाँ पे कहीं पे भी रेनफॉल हो रही है या कोई भी वाटर इस बीच वाली परवियस लेयर के अंदर एंटर करता है तो वो इस तरह से वाटर क्या है यहाँ पे फ्लो करता हुआ इस तरह से आगे की तरफ जो वाटर टेबल का जो लेवल है वहां पे जाकर ये रुक जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी इस इम्परवियस लेयर को कहीं पे भी क्रैक कर देते हैं तो यहाँ से वाटर का क्या है ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर टेबल है वो उसका लेवल ऊपर है, लेकिन जो हमने यहाँ पे होल किया है ये इसका लेवल क्या है वाटर टेबल से नीचे है। तो यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होगा उसमें जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। देखिए इस तरह से क्या होगा कि वाटर अपने आप ही ऊपर की तरफ वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं आर्टिजियन वेल फ्लो हम बोलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर लॉगिंग इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन हमें दी गई है इनएडुकेट ड्रेनेज फैसिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। ओवर इरिगेशन इसकी वजह से भी होता है। प्रेजेंस ऑफ इम्परवियल स्ट्रेटा तो इसकी वजह से भी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ कैनाल इज नेसेसरी, ऑप्शन हमें दी गई है टू मिनिमाइज द सीपेज लॉसेज इज कैनाल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रिवेंट इरोजन ऑफ बेड एंड साइड्स ड्यू टू हाई वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। टू इंक्रीज द डिस्चार्ज ऑफ कैनाल सेक्शन बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग, ऑप्शन में दी गई है रिज लाइन, कंटूर लाइन, वैली लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन। देखिए जो इरिगेशन कैनाल्स होती है उसको हम जनरली रिज लाइन के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए कंटूर लाइन के जो अलोंग करते हैं उनको हम कंटूर कैनाल्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो रिज लाइन है इसको समटाइम्स हम वाटरशेड कैनाल्स भी बोलते हैं, तो ये बातें भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शोल्डर प्रोवाइडेड अलोंग द रोड एज शुड बी, ऑप्शन में दिए गए हैं रफर देन द ट्रैफिक लेन्स, स्मूथर देन द ट्रैफिक लेन्स, ऑफ सेम कलर एज दैट ऑफ द पेवमेंट, ऑफ वेरी लो लोड बेयरिंग कैपेसिटी। देखिए जो शोल्डर्स हम प्रोवाइड करते हैं उसकी मिनिमम हम विड्थ प्रोवाइड करते हैं 2.5 मीटर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये इनकी जो रफनेस होती है वो नॉर्मली क्या है वो ज्यादा रहती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 1, रफर देन द ट्रैफिक लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope of the land is, options में देखिए up to 10%, between 10 to 25%, between 25 to 60% या फिर more than 60%।
देखिए पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस या फिर स्टीप एंड स्लोपी। देखिए क्रॉस स्लोप पे ये डिपेंड करता है। क्रॉस स्लोप अगर 10% से कम होता है तो उसको हम प्लेन बोलते हैं। अगर 10 से 25% रहता है तो उसको हम रोलिंग टेरेन बोलते हैं। 25 to 60 को हम माउंटेनियस बोलते हैं। अगर क्रॉस स्लोप जो है 65% से ज्यादा रहता है तो उसको हम स्टीप या फिर स्लोपी टेरेन बोलते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि रोलिंग टेरेन को, तो रोलिंग टेरेन का आंसर क्या हो जाएगा? 10 to 25%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वाटर बाउंड मैकेडम रोड इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन में देखिए रिजिड पेमेंट, सेमी रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, नन ऑफ दीज। देखिए जो वाटर बाउंड मैकेडम है, WBM है, रोड है, वो एक फ्लेक्सिबल पेमेंट का एग्जाम्पल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A camber on a pavement is provided by, ऑप्शन में देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, पैराबोलिक मेथड, स्ट्रेट एंड पैराबोलिक एट क्राउन, ऑल ऑफ दीज। देखिए जो कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम पैराबोलिक शेप में भी प्रोवाइड करते हैं, उसको हम तो इस तरह से भी हम प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम सेंटर के अंदर हम पैराबोला और बाकी की दोनों साइड के अंदर हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी इस तरह से भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेमेंट विड्थ ऑफ ए रोड डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन हमें दिए गए हैं एरिया थ्रू विच रोड पासेज, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, नंबर ऑफ द लेन्स, ऑल ऑफ अबव। देखिए जो विड्थ है किसी भी रोड की वो डिपेंड, ये सब पे डिपेंड करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन इज, ऑप्शन हमें दिए हैं स्पाइरल, लेमनिस्केट, क्यूबिक पैराबोला, एनी ऑफ दीज। देखिए जो ट्रांजिशन कर्व हम हाईवे पे यूज करते हैं तो वो होते हैं स्पाइरल शेप के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और जो हम रेलवे के अंदर जो भी हम ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं वो क्यूबिक पैराबोला होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शन, ऑप्शन में देखिए रिड्यूसेस राइट एंगल एंड रियर एंड कोलिजन, increases right angle and rear end collision, reduces right angle collision but may increase rear end collision, reduces rear end collisions but may increase right angle collision। देखिए ट्रैफिक सिग्नल जब हम कहीं पे भी प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि जो राइट एंगल कोलिजन है उसको ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है, लेकिन जो रियर एंड कोलिजन है तो उसको ये क्या है इंक्रीज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, reduces right angle collision but may increase rear end collision। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bitumen of grade 80 divided by 100 means, ऑप्शन में देखें इट पेनिट्रेट वैल्यू इज 8 mm, its penetration value is 10 mm, its penetration value is 8 to 10 mm, its penetration value is 80 to 100 mm। देखिए कोई भी बिटुमेन का इस तरह से ग्रेड रहता है तो ये 80 को हम 10 से डिवाइड करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो उतने mm जो है इसका पेनिट्रेशन रहता है, यानी कि 8 mm to 10 mm इसका जो पेनिट्रेशन का रेंज होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC इज, ऑप्शन में देखे हैं ग्रुप इंडेक्स मेथड, CBR मेथड, वेस्टरगार्ड मेथड या फिर बेंकलमैन बीम मेथड। देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो है CBR मेथड, ये IRC के द्वारा रिकमेंडेड है, तो ये हमें ध्यान रखना है। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, ऑप्शन में देखें मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे। देखिए जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट मेन्स हम डिजाइन करते हैं तो हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए ऑन द मैक्सिमम डे, या फिर कॉन्सिडेंट ड्राफ्ट होता है, उन दोनों में जो भी मैक्सिमम होता है तो उसके लिए हम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेन्स डिजाइन करते हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम, ऑप्शन में देखिए सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, डिजोल्व इंप्योरिटीज, बोथ सस्पेंडेड एंड डिजोल्व इंप्योरिटीज, नन ऑफ अबव। देखिए ग्राउंड वाटर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर बहुत टाइम मिल जाता है उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल होने के लिए, तो उसके अंदर कोई भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज वो है नेग्लिजिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कि उसके अंदर नॉर्मली सस्पेंडेड इंप्योरिटीज नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, ऑप्शन में दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। देखिए वाटर के अंदर क्या होता है कि वाटर CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या करता है कि H2CO3 बना लेता है जो कि एक एसिड है। इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वाटर क्या है नॉर्मली एसिडिक हो जाता है। ऑप्शन 1 जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन में देखें स्टार्च आयोडाइड मेथड,
ऑर्थोटोलिडिन मेथड बोथ 1 and 2 नन ऑफ अबो। देखिए जो रेजिडुअल क्लोरीन है वो इन दोनों मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन अ सेडिमेंटेशन टैंक डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शंस दिए गए हैं। डेप्थ ऑफ द टैंक इस पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इस पर डिपेंड करता है, बोथ डेप्थ एंड सरफेस एरिया। बाकी के ऑप्शंस जो गलत हो जाएंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसके अंदर जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलम व्हेन एडेड एज अ कोगुलेंट इन वाटर, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। डज नॉट रिक्वायर एल्कलिनिटी इन वाटर फॉर फ्लक्चुएशन, डज नॉट अफेक्ट पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर, इंक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर, डिक्रीज पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर। देखिए जब हम एलम किसी भी कोगुलेंट वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो उसकी पीएच को डिक्रीज कर देता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ वॉल्व विच अलो वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बट प्रिवेंट्स इट्स फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन इज, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। रिफ्लक्स वॉल्व, स्लूइस वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व। तो पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के वॉल्व्स होते हैं। देखिए नॉर्मली ये 4 टाइप्स के वॉल्व्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट है गेट वॉल, जिसको स्लूइस वॉल भी कहते हैं या फिर कट ऑफ वॉल भी कहते हैं। ये नॉर्मली हम जो सबमिट पॉइंट्स रहते हैं, जो टॉप पॉइंट रहते हैं, वहां पे इसको हम प्रोवाइड करते हैं। इसका जो काम होता है वो होता है कि वाटर को रेगुलेट करना, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना, कम ज्यादा करना, और नॉर्मली ये 150 से 300 मीटर पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए एयर जो वॉल्व होते हैं वो 2 तरह के रहते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व रहता है और एयर इनलेट वॉल्व रहते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व हम नॉर्मली गेट वॉल्व से पहले प्रोवाइड करते हैं, और एयर इनलेट वॉल्व होते हैं वो गेट वॉल्व के हम बाद में प्रोवाइड करते हैं। तीसरे टाइप के जो वॉल्व होते हैं वो रहते हैं ब्लो या फिर स्कोर या फिर ड्रेन वॉल्व। तो इनको हम नॉर्मली लोएस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम पाइप का मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करनी होती है तो वाटर को हमें क्या है, ड्रेन ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये ड्रेन वॉल्व या स्कोर वॉल्व या फिर ब्लो वॉल्व का यूज करते हैं। 4 टाइप के जो वॉल्व होते हैं वो होते हैं चेक वॉल्व, रिफ्लेक्स वॉल्व या फिर नॉन रिटर्न वॉल्व। तो ये डिलीवरी पॉइंट पे इन वॉल्व को हम यूज करते हैं। इनका काम होता है टू प्रिवेंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रिफ्लेक्स वॉल्व। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड ट्रैप शुड, ऑप्शंस में दिए हैं। नॉट हैव सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, रेस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ वाटर, प्रोवाइड एन एडुकेट वाटर सील एट ऑल टाइम्स, ऑल ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है टू प्रोवाइड एडुकेट वाटर सील एट ऑल टाइम्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन टू वाटर, ऑप्शंस में दिए हैं प्लेन क्लोरिनेशन, प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट क्लोरिनेशन या फिर डबल क्लोरिनेशन। पहले हम देखते हैं क्लोरिनेशन कितने टाइप का होता है। देखिए जो प्लेन क्लोरिनेशन होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम ओनली जब क्लोरिनेशन करते हैं कि और कोई वाटर ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ओनली क्लोरिनेशन करना होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन क्लोरिनेशन। उसके अंदर जो डोजेज रखी रहती है क्लोरीन की वो रहती है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। प्री क्लोरिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन से पहले अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो उसको प्री क्लोरिनेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन के जब हम बाद क्लोरीन को ऐड करते हैं तो उसको हम पोस्ट क्लोरिनेशन बोलते हैं। अगर हम प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन दोनों करते हैं तो उसको हम डबल क्लोरिनेशन बोलते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। सुपर क्लोरिनेशन हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एपिडेमिक हो और उसके अंदर क्या है, जो क्लोरीन की जो डोजेज होती है वो मैक्सिमम होती है, उसकी डोज हम रखते हैं 5 to 15 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये सब जो चीजें हैं, जो टेबल है, हमें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग क्लोरीन, तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मैक्सिमम एल्कलिनिटी ऑफ वाटर पीएच वैल्यू शुड बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 3। देखिए पीएच स्केल को हम जब देखते हैं तो जो 7 होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। जैसे ही 7 के नीचे की तरफ मूव करते हैं तो जो है एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, और जो पीएच को अगर 7 से जो ज्यादा होती है तो वो जो वाटर है वो एल्कलाइन होता है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनकी पीएच वैल्यू भी दे रखी है। तो नॉर्मली हमसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जो मिल्क है तो उसकी वो एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है। तो मिल्क का जो है वो एसिडिक होता है, वहीं ब्लड होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। हमें ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, कई बार इनको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए इस तरह हमने 50 क्वेश्चन पार्ट 3 के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इस तरह की वीडियोज इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पे हम और भी लेके आएंगे।
तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे कोई भी नई वीडियोज आप मिस ना करें। देखिए इस क्वेश्चन पेपर का अगर आपको PDF चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।